उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर्स नॉर्मल प्रशासनिक प्रैक्टिस बन चुके हैं। हर कुछ हफ्तों में कोई नई मुठभेड़ होती है जिसमें आरोपी का एनकाउंटर हो जाता है। हर एनकाउंटर की कहानी एक जैसी होती है। पुलिस कहती है कि आरोपी को जांच के लिए ले जाया जा रहा था, तभी उसने अचानक पुलिस पर हमला कर दिया। फिर पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चला दी और आरोपी वहीं ढेर हो गया। बार बार ये स्क्रिप्ट दोहराई जाती है, फर्क बस नाम और तारीख का होता है। सवाल ये है, बार बार पुलिस पर हमला होता है लेकिन कभी किसी पुलिस वाले को खरोंच तक क्यों नहीं आती? पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड्स को देखें तो कुछ ही मामले ऐसे हैं जहां यूपी पुलिस और आरोपी के बीच असल भिड़ंत हुई है। जुलाई 2020 में कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के मामले में और 2 जून 2016 के मथुरा के जवाहर बाग में पुलिस और अपराधियों के बीच भिड़ंत हुई थी। इन गिने चुने मामलों को हटा दें तो आरोपी के किसी भी हमले में यूपी पुलिस को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एनकाउंटर्स का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2017 के बाद से एनकाउंटर्स के 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन जब हर बार गोली अपराधी के सीने में लगती है और पुलिस वालों को खरोंच तक नहीं आती तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये वाकई मुठभेड़ है या बस फेक एनकाउंटर की स्क्रिप्ट? क्या हर मारा गया व्यक्ति अपराधी होता है? क्या जांच वाकई होती है या सिर्फ कागज पर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनकाउंटर्स का आधार अपराध होता है या धर्म? नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट में शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर दीपक चौधरी ने बताया कि यूपी पुलिस ऐसे शव लाती है जो गोलियों से छलनी होते हैं, लेकिन फिर डॉक्टरों पर दबाव बनाया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ एक गोली का ही जिक्र किया जाए। डॉक्टर चौधरी के मुताबिक कई शवों पर गोली के निशानों के आसपास कालापन साफ दिखता है, जो क्लोज रेंज शूटिंग का संकेत है, यानी पुलिस का आत्मरक्षा में फायरिंग वाला बयान असल में एक तयशुदा कहानी है। हालांकि यूपी पुलिस के एडीजी अमिताभ यश का दावा है कि हमारे किसी भी एनकाउंटर में फर्जीवाड़ा नहीं है, पुलिस को अपने बचाव में गोली चलाने का अधिकार है। हर एनकाउंटर के बाद जांच होती है और हम उसका सामना करते हैं, लेकिन आंकड़े एडीजी अमिताभ यश के इस दावे की तस्दीक नहीं करते। साल 2021-22 में देश भर में 501 लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हुई, यानी पूछताछ या हिरासत के दौरान। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का आता है। एडीजी अमिताभ यश के बयान की पोल कई और मामलों से भी खुलती है, जैसे एक अपराधी के नाम पर कई एनकाउंटर कर दिए जाते हैं। उदाहरण से समझिए, 2 सितंबर 2024 की रात 5 पुलिस वाले जौनपुर में 26 साल के मंगेश यादव के घर में घुस आए। उन्होंने घर वालों से कहा कि मंगेश से बस थोड़ी पूछताछ करनी है, सुबह तक छोड़ देंगे, लेकिन वो पूछताछ वाली सुबह कभी आई ही नहीं। अगले 2 दिनों में 3 और 4 सितंबर की रात बक्सा थाने की पुलिस फिर घर पहुंची। इस बार वो एक वीडियो बना रहे थे। मंगेश की मां शीला देवी को जबरदस्ती कैमरे के सामने बुलवाया गया कि मंगेश 2-3 महीने से घर पर नहीं है। इसके बाद अगले दिन 5 सितंबर को पुलिस मंगेश यादव के घर फोन करती है और कहती है, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मोर्चरी में आ जाइए, आपका बेटा वहां है। जब मंगेश की मां शीला देवी वहां पहुंची तो उनके सामने मंगेश की लाश थी। कहा गया कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, यानी जिसे 2 दिन पहले पूछताछ के लिए ले गए थे, अब वो अपराधी बन चुका था और मर चुका था। शीला देवी को बताया गया कि मंगेश सुल्तानपुर में 28 अगस्त को ज्वेलरी स्टोर में हुई चोरी का मुख्य आरोपी है। जब शीला देवी ने इस चोरी का वीडियो देखा तो कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था, न चेहरा न पहचान, लेकिन पुलिस का दावा था कि चोर मंगेश ही है। मंगेश की डेड बॉडी को परिवार को तो दे दी गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पैसे देने के बावजूद नहीं मिली, जिसके बाद परिवार ने सुल्तानपुर के एसपी स्टेट टास्क फोर्स इंचार्ज डीके शाही और 5 पुलिस वालों के खिलाफ हत्या और साजिश का केस दर्ज कराया। मामला अब कोर्ट में है। इसी ज्वेलरी चोरी केस में, जिसमें मंगेश यादव की मौत हुई थी, पुलिस ने एक और एनकाउंटर कर दिया। इस बार निशाना था 23 साल का अनुज। अमेठी जिले का रहने वाला अनुज 23 सितंबर को मारा गया। कहानी यहाँ भी वही, पहले ले जाओ, फिर अपराधी बनाओ और आखिर में गोली मार दो। अनुज कोई अपराधी नहीं था। 2021 तक वो रायबरेली के सरेनी कॉलेज में पढ़ता था। 70% नंबरों के साथ पास हुआ और फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। घर बैठे ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था, सिविल सर्विसेज में जाने का सपना था, लेकिन यूपी पुलिस के एनकाउंटर रजिस्टर में उनका नाम अब एक दुर्दांत अपराधी के तौर पर दर्ज है। पिता धर्मराज सिंह जब बेटे की बात करते हुए कहते हैं, पूरे गांव से पूछ लीजिए अनुज कैसा लड़का था, कोई नहीं मानेगा कि वो चोरी जैसे काम में शामिल हो सकता है। पुलिस ने मुझे 28 सितंबर के बाद कई बार
वीडियो दिखाया और कहा पहचानिए क्या ये आपका बेटा है, लेकिन पूरे वीडियो में मुझे अनुज कहीं नहीं दिखा, ऐसा अनुज के बाप का कहना है। जब वीडियो में मेरा बेटा था ही नहीं तो पुलिस ने उसे आरोपी कैसे बना दिया, किस सबूत पर, ये भी अनुज के पिता का ही कहना है। आज तक कोई जवाब नहीं मिला पुलिस का। जिस दिन अनुज की मौत हुई उसी दिन पुलिस का एक फोन आया, आपके बेटे का एनकाउंटर हो गया है। यूपी पुलिस एनकाउंटर के समय अलग कीवर्ड्स का यूज करती है। हाफ फ्राई यानी पैर में गोली मार दो, दूसरा फुल फ्राई यानी सीधा मार दो। यूपी में जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है तब से पुलिस की कारगुजारियों का तरीका बदल गया है। पहले ऐसे कंट्रोल करने के तरीके कम देखने को मिलते थे, लेकिन पिछले 7-8 सालों में मामला उल्टा हो गया है। 15,000 से ज़्यादा लोगों के एनकाउंटर की घटनाएं दर्ज हुई हैं, जिसमें 256 लोग मारे गए हैं। 15,000 ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। एनकाउंटर को अब न्याय का चोला पहना दिया गया है और यह डराने वाला है। न केवल कानून का राज डगमगा रहा है, बल्कि सजा देने का काम पुलिस बिना ट्रायल के खुद ही कर रही है। एनकाउंटर के बाद आरोपी पर दुष्कर्म, छेड़छाड़, लूट, चोरी, दंगा, हत्या के प्रयास जैसे आरोपों को जड़ दिया जाता है। ऐसे व्यक्ति के एनकाउंटर की खबर से आम जनता में यह मैसेज जाता है कि यूपी पुलिस सख्त है, वो दंगाइयों को बर्दाश्त नहीं करती है। लोगों को ये भरोसा दिलाती है कि जो अपराधी है उसे कोर्ट कचहरी में सालों घसीटने से बेहतर है कि पुलिस वही मौके पर निपटा दे। नतीजतन लोग इसे ही न्याय मानने लगे हैं। 2018 में कॉमन कॉज और CSDS की द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, जिसमें 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या अपराधियों के साथ पुलिस का हिंसक होना गलत नहीं है। इसमें 50% लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस 4 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नागालैंड में लोगों ने ज़्यादा संख्या में कहा कि नहीं, हिंसा गलत है। बाकी लगभग पूरे देश में लोग पुलिस हिंसा को जायज़ मानते हैं। सोचिए, जब जनता ही पुलिस की हिंसा को सही मानने लगे तो पुलिस को किसी डर की क्या ज़रूरत। 2019 में जब यही सर्वे पुलिस वालों के बीच किया गया तो तस्वीर और भी डरावनी निकली। 5 में से 1 पुलिस वाला ये मानता है कि अपराधियों को कोर्ट में पेश करने से बेहतर है उन्हें सीधे मार देना, और 4 में से 3 पुलिस वाले कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ हिंसा बिल्कुल सही है। कानून तो कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कोर्ट उसे दोषी साबित न कर दे। सवाल है कि पुलिस के एनकाउंटर में मरने वाले का पता कैसे चलेगा कि वो दोषी था या नहीं। SPIR रिपोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं पुलिस जाति और धर्म देखकर तय करती है। आरोपी दलित, आदिवासी या मुसलमान है तो दोषी ही होगा। रिपोर्ट के मुताबिक तो 2 में से 1 पुलिस वाले का मानना है कि मुसलमान आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। 35% पुलिस वालों का मानना है कि दलितों में अपराध की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है, और 31% ने यही बात आदिवासियों के लिए कही है। इसी सोच का नतीजा है कि एनकाउंटर में भी सबसे ज़्यादा मरने वाले लोग इन्हीं तबकों से आते हैं। 2017 से 20 के बीच उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर में करीब 37% लोग मुसलमान थे, जबकि राज्य की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी सिर्फ 19% है। मतलब साफ है, ठोक दो कि पॉलिसी अंधाधुंध नहीं चल रही, उसका निशाना तय है। यानी ये एनकाउंटर अक्सर उन्हीं के खिलाफ होते हैं जो समाज में पहले से ही सबसे कमज़ोर है, जो न अपनी आवाज़ उठा सकते हैं न अपना बचाव कर सकते हैं। यानी इंसाफ के नाम पर जो मारा जा रहा है वो कई बार असली अपराधी भी नहीं होता। अपराधी जैसे दिखने की गलती कर बैठता है और एनकाउंटर में मारा जाता है। हर एनकाउंटर के साथ एक कहानी मर जाती है। कागजों में वो अपराधी कहलाते हैं, लेकिन ज़मीन पर वो बस वो लोग होते हैं जिनके पास ना पहुंच होती है, ना पैरवी होती है, ना कोई सुनने वाला होता है। ठोक दो ये नारा अब सिस्टम का सिंबल बन चुका है। मंगेश यादव और अनुज सिंह जैसे नाम सिर्फ 2 मिसालें नहीं, वो एक पैटर्न है जहां पहले किसी को अपराधी कहा जाता है, फिर उसे ठोक दिया जाता है और बाद में पूरी मशीनरी मिलकर उस झूठ को सच बना देती है। वीडियो, रिपोर्ट, बयान सब एक जैसी स्क्रिप्ट पर चलते हैं। बस एक बात कभी नहीं बदलती, मरने वाला हमेशा गरीब होता है, हाशिए पर खड़ा होता है और सत्ता के सामने अकेला होता है। सोचिए, अगर पुलिस ही जज बन जाए, जनता ही हिंसा को सही ठहराने लगे, एनकाउंटर को कामयाबी कहा जाएगा
तो संविधान की क्या अहमियत रह जाएगी। ये आप कमेंट पर हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और मुद्दे हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारा मॉलिटिक्स ऐप डाउनलोड करिए, उसमें अपने इश्यूज़ को रेज़ करिए। ये भी एक इशू रेज़ किया गया था, इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाया। हमसे बने रहिए हमारे और भी वीडियोज़ देखने के लिए। हमारा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन सब पर हमें फॉलो कर लीजिए और देखते रहिए मॉलिटिक्स। धन्यवाद।